रशिया की जो विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये विन विन सिचुएशन तो है ही, मगर इंडिया के लिए ये डबल विन सिचुएशन है। रशिया ने एक मैंगो मिसाइल के ऊपर काम हिंदुस्तान में शुरू कर दिया। आज से पहले रशिया हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता था और 2021 में रशिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। यानी कि जो अब ये मैंगो मिसाइल दी, ये ऐसा एक शेल है जो दुश्मन के करीब करीब 15 इंच मोटी चादर को भी पहले भेदता है और फिर विस्फोट होता है। तो फिर एक ये शक उठा कि ये शेल हो सकता है कि रशिया चाइना को भी दे दे। तो रशिया ने ये गारंटी दी कि जो टेक्नोलॉजी हम हिंदुस्तान को देंगे वो हम किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। लेकिन मेन पॉइंट जो था रशिया विजिट का, वो अमेरिका को संदेश देना था, चाइना को भी संदेश देना था। हमने कोविड के टाइम में भी अमेरिका के लाख मना करने के बाद भी रशिया से उनका चीप क्रूड ऑयल लेना जारी रखा, जबकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ये नज़दीक है। लेकिन उसके बावजूद हमने रशिया से ख़रीदा, यानी कि दुनिया को दिखा दिया कि हम रशिया के समय के साथ उस समय खड़े हुए हैं जब वो युद्ध के अंदर उलझा हुआ है, यानी कि एक किस्म से ये भी अमेरिका के अगेंस्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा के साथ में पश्चिमी देशों को मिर्ची लगी हुई है। खासतौर पर अगर बात करें, चीन परेशान है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीर चक्र प्राप्त कर्नल टीपी त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। धन्यवाद। रूस की जो यात्रा मोदी ने तीसरे कार्यकाल में सबसे पहली यात्रा रूस की है, इसका मैसेज क्या जाएगा और इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनकी पॉलिसी थी कि मैं अपने पड़ोसी देश की यात्रा करूंगा, और उन्होंने शायद भूटान की यात्रा की। जब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने पड़ोसी देश शायद मालदीव की यात्रा की। अब जब तिबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पड़ोसी देशों को छोड़ के रशिया की यात्रा की, और वो भी टाइमिंग जब नेटो देशों की मीटिंग चल रही है उस समय उन्होंने रशिया की यात्रा की। अब ये 2 कारणों की वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो इस बात से चिढ़ा हुआ है। खैर, इस यात्रा में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसी चीज़ें हासिल की हैं जो काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो Su-57 रशिया का वो एयरक्राफ्ट है जिसे करीब करीब 100% अदृश्य यानी कि स्टेल्थ माना जाता है। कैपेबिलिटी में, फायर पावर में और एवियोनिक्स कंट्रोल के अंदर ये चाइना के J-20 से सुपीरियर है, अमेरिका के भी F-35 के समकक्ष है। एक तो चाइना के साथ पहले ही हमको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। जितने भी चाइना के एयरफील्ड हैं वो तिब्बत में बड़ी ऊंचाई पर हैं, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन कम है, यानी कि वहाँ से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट का या तो पेलोड कम किया जाता है या वो हवा में कम समय ठहर पाता है, जबकि हिंदुस्तान के साथ इसका उल्टा है। तो इस वजह से हमारा एयर डोमिनेशन पहले ही ओके था, और अब Su-57 आ जाने के बाद एयर सुपीरियरिटी चाइना के ऊपर हिंदुस्तान की हो जाएगी। ये तो एक बात। दूसरी बात, हमने कोविड के टाइम में भी अमेरिका के लाख मना करने के बाद भी रशिया से उनका चीप क्रूड ऑयल लेना जारी रखा। रशिया से हमको ऑयल लेने में बहुत दूर का सफ़र करना पड़ता है, जबकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ये नज़दीक है। लेकिन उसके बावजूद हमने रशिया से ख़रीदा, यानी कि दुनिया को दिखा दिया कि हम रशिया के समय के साथ उस समय खड़े हुए हैं जब वो युद्ध के अंदर उलझा हुआ है, यानी कि एक किस्म से ये भी अमेरिका के अगेंस्ट। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर मीटिंग में कही जाती हैं, जैसे बाइलेटरल एग्रीमेंट को और ज़्यादा सख्त करना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना, एनर्जी पे बात करना, सिक्योरिटी पे बात करना, आतंकवाद पे बात करना। लेकिन मेन पॉइंट जो था रशिया विजिट का, वो अमेरिका को संदेश देना था, चाइना को भी संदेश देना था। चाइना को संदेश क्या दिया गया
ये विजिट करने से पहले ही रशिया ने एक मैंगो मिसाइल के ऊपर काम हिंदुस्तान में शुरू कर दिया। आज से पहले रशिया हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता था, लेकिन अब जो हथियार हैं वो हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और 2021 में रशिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। यानी कि जो अब ये मैंगो मिसाइल दी, ये ऐसा एक शेल है जो दुश्मन के करीब करीब 15 इंच मोटी चादर को भी पहले भेदता है और फिर विस्फोट होता है। तो फिर एक ये शक उठा कि ये शेल हो सकता है कि रशिया चाइना को भी दे दे। तो रशिया ने ये गारंटी दी कि जो टेक्नोलॉजी हम हिंदुस्तान को देंगे वो हम किसी दूसरे देश को नहीं देंगे। यानी कि इस हिसाब से भी ये विज़िट इम्पोर्टेंट रही। एक और विज़िट इम्पोर्टेंट इस वजह से भी रही कि जब हमने तेल खरीदना शुरू किया रशिया से, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया। हम करते थे इंपोर्ट करीब 60 बिलियन का, और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो था करीब 30 बिलियन, यानी कि उसका आधा। तो इस दफ़ा डिस्कशन हुआ कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोर्ट करेंगे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ये डबल का स्तर है ये कम हो जाए। कुल मिला के रशिया की जो विज़िट हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ये विन विन सिचुएशन तो है ही, मगर इंडिया के लिए ये डबल विन सिचुएशन है। लेकिन इस यात्रा के बीच में हमने देखा कि मोदी का स्वागत किया गर्मजोशी के साथ में पूरा पुतिन ने स्वागत किया। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने अपने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मोदी को पहनाया, उनके गले में हार डाला। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जेलेंस्की का जो बयान आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमारे लिए, और जो अभी जो आप युद्ध के जो हालात देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है और शर्मसार करने वाला है। देखिए, जेलेंस्की के बयानों को अब पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी के साथ नहीं लिया जा सकता। जेलेंस्की ये चाहते थे कि स्विट्ज़रलैंड में जो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है बहुत देशों की, उस मीटिंग के अंदर भारत भाग ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसमें नहीं गए, जबकि वो और मीटिंग्स में गए थे। तो इस वजह से जेलेंस्की को एक उनसे खफा था। लेकिन जब वो रशिया में गए और रशिया के प्रेसिडेंट ने उनको रशिया का हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड दिया और गले मिले, तब जेलेंस्की ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी रशिया से गले मिल रहे हैं, इसका मतलब हम इसकी निंदा करते हैं और वो हमारे अगेंस्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने वहाँ भी भारत की तरफ से यही पक्ष रखा कि युद्ध में हत्याएं होती हैं, नरसंहार होते हैं, और ख़ास तौर पर जब बच्चों की मृत्यु होती है तो वो दिल में छेद कर जाती है। लिहाजा युद्ध समाधान नहीं है, डायलॉग, डेमोक्रेसी और डिस्कशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये संदेश वहाँ से भी दिया। अब जनाब जेलेंस्की जी को इसका आंसर बजाय इसके कि रशिया देता या भारत देता, अमेरिका ने दे दिया। अमेरिका ने कहा कि जो भारत के प्रधानमंत्री की विजिट है रशिया में वो ठीक है, उन्होंने वहाँ भी शांति का संदेश दिया है, हम इस बात से खुश हैं। और इवेंचुअली जेलेंस्की का जो गॉडफादर है वो तो अमेरिका ही है। अमेरिका ने तो जेलेंस्की के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि पहले तो हम हथियार देंगे नहीं, देंगे तो इंस्टॉलमेंट में देंगे, देंगे तो पुराने हथियार देंगे, देंगे तो किसी तीसरे देश के थ्रू देंगे, और फिर अगर देंगे भी तो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आप इतने किलोमीटर से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूक्रेन हर कदम के ऊपर अमेरिका की प्लान से, अमेरिका के हथियारों से ही तो आज तक लड़ता रहा है। वही अमेरिका अगर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की विजिट ठीक है, हम इससे सहमत हैं, तो ऐसे में जेलेंस्की का स्टेटमेंट कि वो इस विजिट के विरुद्ध हैं, हाशिए से बाहर हो जाता है। आपको लगता है कहीं तीसरी बार जो सरकार बनी, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो सरकार नहीं थी, को गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इसके बावजूद रूस जैसे देश की यात्रा करना, मतलब कहीं ना कहीं गठबंधन जो गठजोड़ से सरकार बनी है उसका असर विदेश नीति पर या जो मजबूत रिश्ते हैं मोदी के, उस पर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल। मैन मैटर्स, ये मनुष्य का व्यक्तित्व है, और
आगे आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए समय में क्या हुआ था, जब बड़े बड़े देश और ख़ास तौर से वो देश जो हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हैं और जो पाकिस्तान के साथ थे और जो इस्लामिक देश हैं, उन्होंने अपने हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अवार्ड्स एक ने नहीं कम से कम आधा दर्जन देशों ने भारत को दिए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी को दिए हैं। और अब रशिया ने भी अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है। इसलिए इस किस्म के आर्गूमेंट मीनिंग नहीं रखते। मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सरकार तो अभी भी एनडीए की है और पहले भी एनडीए की ही थी। वो बात अलग है कि उस समय बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था, अब बेशक कम थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके काम करने में, उनके विज़न में कोई कमी नहीं आई है। असदुद्दीन ओवैसी इस यात्रा पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मोदी को पुतिन के सामने वह मुद्दा उठाना चाहिए जब युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की भर्ती की जाती है और उनको युद्ध के मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि मोदी ने तो वैसे ये मुद्दा उठाया भी है। देखिए, रशिया की ये पॉलिसी केवल भारत के लिए नहीं है, अफ्रीकन देशों से भी रशिया के अंदर ट्रूप्स आए हैं। रशिया में वैगनार जैसे, चेचनिया जैसे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे प्राइवेट आर्मीज़ हैं, तो वहाँ पे नेपाल के लोग भी गए हैं, भारत के भी कुछ युवा वहाँ पर चले गए थे। ये मुद्दा बाकायदा ताकत के साथ मोदी जी ने वहाँ उठाया और ये रशिया के प्रेसिडेंट ने मान भी लिया कि करीब 30 या 40 ऐसे लोग हैं जिनको वापस कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि इसका मैसेज, क्योंकि अमेरिका और चाइना भी कहीं ना कहीं परेशान है, चाइना और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर क्या मैसेज जाएगा इस यात्रा का? इस यात्रा का मैसेज ये जाएगा कि रशिया और हिंदुस्तान की जो फ्रेंडशिप है वो नैसर्गिक है, वो टाइम टेस्टेड है, वो परमानेंट है और वो छोटे मोटे देशों के आपसी झगड़ों से प्रभावित होने वाली नहीं है। यानी कि अगर कल को चाइना में और हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई आक्रमण होता है तो उस समय ये तो नहीं कह सकते कि रशिया हिंदुस्तान का साथ देगा, मगर ये कह सकते हैं कि रशिया चाइना का भी साथ नहीं देगा। और ऐसे ही पाकिस्तान की तो हैसियत कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के साथ रशिया आएगा। ये तो हम पाकिस्तान को अब हाशिए से बाहर रखते हैं, वो हमारे कंसिडरेशन में ही नहीं है। जो भारत ने एक G20 के समय में एक जो स्लोगन दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, इस यात्रा के बीच में जो हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शांति का हल युद्ध का मैदान से नहीं होगा बल्कि वार्ता से होगा, आपको लगता है कि शांति की पहल आज भी भारत ने की है, यही एक विश्वगुरु बनने की तरफ की एक दिशा है? ये बिल्कुल 100%। देखिए, एससीओ की मीटिंग में पहले भी उन्होंने बाकायदा आंख में आंख डाल के पुतिन को ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय डायलॉग का है, डेमोक्रेसी का है, डिस्कशन का है। और आज भी उन्होंने इसी बात को दूसरे शब्दों में दोहराया है। और G20 की मीटिंग में क्या कमाल का स्लोगन उन्होंने दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि भाईचारा, फ्रेंडशिप, यही तो मैसेज वो देते आ रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूँ समय आ गया है कि अब नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।